अगर आपने अंताक्षरी खेली है और आपकी बारी में गाने के लिए अक्षर आपको कभी मिला है ना, तो बहुत संभव है कि पहला गाना जो आपके लबों ने गुनगुनाया हो वो हो ना ना करते प्यार किसी से कर गए। 80 के दशक के आखिरी सालों की बात है। दूरदर्शन पर उस दौर का मशहूर शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। स्क्रीन पर वही गीत बज रहा था, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर गए। उन दिनों एक रीत और थी कि हर गाने के साथ उसकी फिल्म और उसे गाने वाले गायकों का नाम लिया जाता था। गाना जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, और फिर चलता है ये एवरग्रीन कल्ट गाना। प्रसारण खत्म हो जाता है, मगर घर पे बैठे सुन रही एक 20 साल की लड़की नाराज़ हो जाती है और उसी नाराज़गी में प्रसार भारती के दफ्तर पर फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाली लड़की थी चारुल कल्याणपुर। उनकी आवाज़ में हैरानी भी थी और शिकायत भी। उन्होंने कहा, ये गीत लता जी ने नहीं, मेरी माँ सुमन कल्याणपुरी ने गाया है। मगर दूसरी तरफ बैठे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये आवाज़ लता जी के अलावा किसी और की हो सकती है। उन्हें लगा शायद कोई गलतफहमी है, क्योंकि उस दौर में सुमन कल्याणपुर की आवाज़ को पहचानना आसान नहीं था। वो इतनी हद तक लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी कि अक्सर लोग फ़र्क ही नहीं कर पाते थे, और यही समानता जो किसी और के लिए वरदान होती, सुमन कल्याणपुर के हिस्से एक ऐसी खामोश विडंबना बनकर आई जिसने उनकी पहचान को बरसों तक धुंधला रखा। मगर इन सभी मुश्किलों के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपना नाम बॉलीवुड की लेजेंडरी आवाज़ों में से एक में दर्ज किया। कल यानी 31 मई 2026 को 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। नमस्कार, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं खबर गांव का खास कार्यक्रम रफ कॉपी, और आज बात द नाइटिंगेल ऑफ बंगाल, द मेलोडी क्वीन ऑफ महाराष्ट्र सुमन कल्याणपुरी की। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो देखने में मामूली लगता है, लेकिन वही पूरी जिंदगी की दिशा बदलता है। सुमन कल्याणपुर की जिंदगी में ऐसा ही एक मोड़ आया था, और वो मोड़ संगीत से नहीं, रंगों की दुनिया से जुड़ा था। 28 जनवरी 1937 को ढाका में जन्मी सुमन हेम्माडी अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता शंकर राव हेम्माडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक ऊंचे पद पर थे। फिर आया 1943 का साल। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, और इसी उथल पुथल के बीच उनका परिवार मुंबई आ बसा। घर का माहौल सादगी भरा और काफी अनुशासित था। उस दौर में लड़कियों के बाहर खेलने पर कई तरह की पाबंदियां थी, इसलिए सुमन और उनकी बहनें ज्यादातर घर के भीतर ही रहती। वक्त काटने के लिए वे साथ बैठकर गाती। शायद किसी ने तब नहीं सोचा होगा कि घर की 4 दीवारी में गूंजती यही आवाज आगे चलकर हिंदुस्तान की पहचान बनने वाली है। घर में संगीत था, मगर सिर्फ शौक की हद तक। भजन गाए जाते थे, सुरों की कद्र थी, लेकिन इसे पेशा बनाने की कल्पना भी नहीं की जाती थी। सुमन की दिलचस्पी तो दरअसल रंगों में थी। स्क्रीन बाय इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने मुंबई के मशहूर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और सपना देखा कि वो एक चित्रकार बनेगी, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। पढ़ाई के दूसरे ही साल उन्हें टर्पेंटाइन से एलर्जी हुई। टर्पेंटाइन एक रसायन है जिसे रंगों की बनावट में इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा उन्हें ब्रश और कैनवस छोड़ना पड़ा। लेकिन कई बार एक दरवाजा बंद होता है ताकि दूसरा खुल सके। पेंटिंग छूटने के बाद सुमन ने पूरी शिद्दत से संगीत की तरफ रुख किया। शुरुआती तालीम उन्हें प्रभात फिल्म के पंडित केशव राव भोले से मिली, जो परिवार के करीबी भी थे। आगे चलकर उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे उस्तादों से शास्त्रीय संगीत सीखा। जो हाथ कभी रंगों से तस्वीर बनाना चाहते थे, अब वही सुरों से ऐसी तस्वीर रचने वाले थे जिसे आने वाली कई नस्लें सुनने वाली थी। और फिर सुरों की वो तालीम धीरे धीरे अपनी पहली परीक्षा की तरफ बढ़ने लगी। सुमन जी की आवाज़ अब तक सिर्फ घर की दीवारों के भीतर गूंजती थी, लेकिन अब उनके गुरु केशव राव भोले, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उन्हें रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया तो परिवार मना नहीं कर सका। पहली बार उनकी आवाज़ घर की 4 दीवारी से निकलकर दूर बैठे श्रोताओं तक पहुंची। जल्दी उन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का मौका मिला। जब फिल्म रिलीज होती है तो दर्शकों में बैठे मशहूर निर्देशक शेख मुख्तार उनकी आवाज़ की कोमलता से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपनी अगली फिल्म, हिंदी फिल्म मंगू में 3 गाने गाने का ऑफर देते हैं। सुमन ने पूरे मन से रिकॉर्डिंग की, लेकिन रिलीज से पहले संगीत की कमान ओपी नैयर को सौंप दी गई। नैयर साहब ने 3 में से सिर्फ एक गीत ही रखा, और इसी दौरान सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक कार्यक्रम में उन्होंने गाना गाया, जहां
सहयोग से तलत महमूद मौजूद थे। उनकी आवाज़ सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुमन को शाबाशी दी और HMV जो उस वक्त की म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल था वहाँ उनका नाम सुझाया। उनकी पहली रिकॉर्डिंग का एक दिलचस्प किस्सा भी है। सुमन तब इतनी छोटी कद की थी कि माइक्रोफोन तक पहुँचने के लिए उन्हें 1 फुट ऊंचे स्टूल पर खड़ा होना पड़ता। सामने बड़े बड़े संगीतकार बैठे थे और घबराहट साफ झलक रही थी। तभी हेमंत कुमार ने मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं कुछ शब्द उनके भीतर के डर को यकीन में बदलकर चले गए। इस दौर में उनकी पहली मुलाकात लता मंगेशकर से भी हुई। मंगू की रिकॉर्डिंग के दौरान ही लता जी वहां से गुजरी थी। कुछ पल वहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ठहरी थी और सुनने के बाद उन्होंने इतना कहा था कि अच्छा गाती हो। सुमन के लिए ये किसी सम्मान से कम नहीं था। तब तक लता एक एस्टैब्लिश सिंगर बन चुकी थी। बाद में एक बार जब उनके पिता रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें लेने नहीं आ सके तो लता मंगेशकर ने ही खुद उन्हें अपनी कार से घर छोड़ा था। और फिर सन 1954 में मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे के साथ हिंदी सिनेमा को एक नई आवाज़ मिली। एक ऐसी आवाज़ जो आगे चलकर इतनी जानी पहचानी होगी कि लोग उसे सुनकर ठहर जाएंगे मगर पहचान नहीं पाएंगे। उसी साल फिल्म दरवाज़ा में तलत महमूद के साथ गाया उनका डुएट इंडस्ट्री के लिए एक साफ इशारा था कि एक नई आवाज़ दस्तक दे चुकी है। फिर आर पार में मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त जैसे बड़े नामों के साथ उनकी आवाज़ सुनाई दी। नाम भले रिकॉर्ड पर दर्ज ना हुआ हो लेकिन संगीत की दुनिया उस आवाज़ को पहचानने लगी। फिर आया 60 का दशक और यही वो दौर था जब सुमन कल्याणपुर की आवाज़ अपनी पूरी चमक के साथ उभरी। मोहम्मद रफ़ी के साथ उन्होंने 140 से ज़्यादा डुएट किए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, ना करते प्यार तुम्ही से कर गए, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ये वो गीत थे जिन्होंने सुमन और रफ़ी की जोड़ी को सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। एक साथ इतने गानों की कहानी भी अलग है। 60 के दशक के शुरुआत में ही लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के बीच रॉयल्टी को लेकर काफ़ी मतभेद हो गए थे। इतने कि उन्होंने अगले 5 साल तक कोई गाना साथ में नहीं गाया। लिहाजा संगीतकारों को एक नई आवाज़ की तलाश थी जो रफ़ी के साथ गा सके और तब सुमन कल्याणपुर वो नाम बनी जिस पर सबकी नज़रें ठहरी। लेकिन बात सिर्फ मौके की नहीं थी। अगर उनकी आवाज़ में अपना जादू ना होता तो ना तुम हमें जानो, मेरे महबूब ना जा और बहना ने भाई की कलाई पर जैसे गीत इतने बरस बाद भी लोगों की यादों में यूँ जिंदा न रहते। करीब 3 दशकों के अपने सफ़र में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल और कई दूसरी भाषाओं में हज़ारों गीत गाए। मराठी संगीत में तो उनका नाम आज भी एक विरासत की तरह लिया जाता है। उनकी आवाज़ में एक ऐसी सादगी थी जो बिना शोर किए सीधे दिल तक उतर सकती थी। शायद यही वजह है कि उनकी गायकी ने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। उसने बस सुनने वालों को खुद अपने अंदर मोह लिया। 50 और 60 का दशक हिंदी फिल्मी संगीत का सुनहरा दौर भी था। वजह एक तरफ किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश तो दूसरी तरफ महिला गायिकाओं में मंगेशकर बहनों का दबदबा, ख़ास तौर पर लता मंगेशकर जिनकी आवाज़ उस दौर की पहली पसंद बन चुकी थी। उनकी मांग इतनी ज़्यादा थी कि बड़े बड़े निर्माता भी उनकी तारीखों का इंतज़ार करते थे। कई बार उनकी व्यस्तता और ऊंची फीस छोटे बैनरों की पहुंच से बाहर हो जाती। ऐसे वक्त में जब संगीतकारों को एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जो उसी मिठास, उसी नज़ाकत और उसी सुर सफाई के साथ गीत को निभा सके तो सुमन कल्याणपुर ही उनका सेकंड ऑप्शन होती थी। उनकी आवाज़ में वो महीन समानता थी जिसने कई लोगों को पहली बार सुनते ही चौंका दिया और देखते ही देखते उनके पास गीतों की कतार लगने लगी। निर्माता और संगीतकारों को लगा जैसे उन्हें एक ऐसी आवाज़ मिल गई है जो हर मुश्किल का जवाब बन सकती है। लेकिन यही समानता उनके लिए नेमत भी बनी और इम्तिहान भी। लोग उनकी गायकी की तारीफ़ करते मगर अक्सर उसे तुलना के तराजू पर तौलते। इंडस्ट्री में ऐसी बातें तैरती रहीं कि कुछ निर्माता अगर सुमन के साथ काम करें तो लता जी उनके साथ काम करने से हिचकिचाती थी। सुमन कल्याणपुरी को सस्ती लता जैसे नामों से भी तंग किया गया। स्क्रीन पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में इस तुलना पर बात करते हुए सुमन कल्याणपुर ने कहा था, मैं उन दिनों लता जी से काफ़ी प्रभावित थी। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर उनके गीत गाया करती थी। मेरी आवाज़ नाजुक और पतली थी। उस दौर में रेडियो सिलेन पर जब गाने बजते तो गायकों के नाम नहीं बताए जाते थे। कई बार रिकॉर्ड्स पर भी गलत नाम छप जाते थे। शायद इसी वजह से ज़्यादा भ्रम पैदा हुआ। आज श्रेया घोषाल की आवाज़ भी पतली है लेकिन क्या लोग उन्हें किसी और की तरह समझते हैं? वो अलग दौर था।
एक गाना जिसे लता जी के टॉप 5 में हमेशा जगह मिलती है वो है ऐ मेरे वतन के लोगो। अमर उजाला के एक आर्टिकल में एक इंटरव्यू का हवाला मिलता है जिसमें सुमन कल्याणपुर बताती हैं कि वो गाना पहले उन्हें ऑफर हुआ था। उन्हें बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये गीत गाने के लिए मुझे बुलाया गया था, रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए मुझसे कहा गया। कल्याणपुर ने यह भी कहा कि इस बात का अब तक नहीं पता लगा कि आखिर ये गाना उनसे क्यों छीना गया। वो आगे कहती हैं कि पंडित नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाने का मौका मिलता तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो उन्हें रोका गया और कहा गया कि इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाएं। ये गाना उनसे इस तरह छीन लिया गया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ये एक बड़ा सदमा था, ये बात आज भी चुभती है। सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इतनी हैरत अंगेज समानता थी कि संगीतकार अक्सर दोनों को एक ही गीत में लेने से बचते थे। डर यही रहता था कि सुनने वाले दोनों की आवाज़ों में फ़र्क कर पाएंगे या नहीं। लेकिन सन 1959 में शंकर जयकिशन ने फिल्म चांद के लिए वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। उन्होंने दोनों सुर सम्रांगियों को एक ही गीत में एक साथ रिकॉर्ड किया। गाना था कभी आज कभी कल कभी परसों। गाना हिट रहा और सबसे खूबसूरत बात यह रही कि सुनने वाले ये नहीं बता पाते थे कि सुमन जी की आवाज़ कहाँ ख़त्म हो रही है और लता जी की कहाँ से शुरू। सुमन कल्याणपुर का मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के साथ गायक दर्द भरा गीत है। दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई है, फिर चोट मोहब्बत की उभर आई है। इस गीत में आगे सुमन जी की ही आवाज़ में पंक्ति आती है, क्या बताएं तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है। और कुछ ऐसी ही कहानी रही सुमन कल्याणपुर की। हिंदी गानों के इतिहास में शायद उनका नाम पहली सफ़ में ना आए, लेकिन ये तय है कि उनकी कहानी किसी पेज पर स्वर्ण अक्षरों से ज़रूर लिखी जाएगी। उनके योगदान के लिए उन्हें 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया और साथ ही उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये थी कहानी सुमन कल्याणपुर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे तौफीक। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे खबरगांव के साथ।